पैरेंथ्रोपस की सभी प्रजातियां द्विपाद थीं और कई ऐसे समय में जीवित थीं जब होमो जीन्स की प्रजातियां जैसे होमो एर्गस्टर और होमो इरेक्टस जीवित थीं। पैरेंथ्रोपस पहली बार लगभग 2.7 मिलियन वर्ष पहले प्रकट हुआ था। पैरेंथ्रोपस की अधिकांश प्रजातियों का मस्तिष्क आधुनिक मनुष्य के आकार का लगभग 40% था। पैरेंथ्रोपस की विभिन्न प्रजातियों के बीच आकार में कुछ भिन्नता थी, लेकिन अधिकांश लगभग 1.3-1.4 मीटर 4.25 से 4.20 फीट लंबे थे और काफी मांसल थे। माना जाता है कि पैरेंथ्रोपस ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के घास के मैदानों के बजाय जंगली इलाकों में रहता था। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और पैरेंथ्रोपस भी एक दूसरे से बहुत अलग दिखते थे। ये अंतर केवल खोपड़ी के अवशेषों में पाए गए। कंकाल के अन्य हिस्से अभी भी बहुत समान थे, इसलिए यह सोचना उचित है कि अंतर अलग अलग भोजन के अनुकूलन के कारण था। खोपड़ी और दांतों की तुलना में पैरेंथ्रोपस का निर्माण अधिक व्यापक रूप से किया गया था। इसके कपाल पर अक्सर गोरिल्ला जैसी धनु शिखाएं होती थीं, जो चबाने के लिए विशाल टेम्पोरलिस मांसपेशियों को सहारा देती थीं। पैरेंथ्रोपस ने होमो की तरह व्यवहार नहीं किया। वे भारी भरकम पौधों की सामग्री के आहार पर रहते थे। पत्तियां, पतली शाखाएं, घास, जड़ें। आहार को कीटग्रब के साथ पूरक किया जा सकता है। हमारे लचीले व्यवहार के अभाव में पैरेंथ्रोपस उष्णकटिबंधीय जंगल की स्थिर पर्यावरणीय स्थितियों पर निर्भर था। होमो जीन्स के सदस्यों जैसे कि होमो हैबिलिस का मस्तिष्क आनुपातिक रूप से बड़ा और व्यवहार अधिक लचीला था। वे अधिक विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने में सक्षम थे। पैरेंथ्रोपस की प्रजातियों में होमो की तुलना में छोटे मस्तिष्क आवरण थे। फिर भी उनके मस्तिष्क आवरण ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की तुलना में काफी बड़े थे। पैरेंथ्रोपस दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका दोनों में पत्थर के औजारों से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस बात पर काफी बहस है कि क्या उन्हें इन मजबूत ऑस्ट्रेलोपिथेसीन द्वारा बनाया और उपयोग किया गया था। अधिकांश पैरेंथ्रोपस प्रजातियों में लगभग निश्चित रूप से भाषा नहीं थी या आग पर नियंत्रण नहीं था। हालांकि वे दक्षिण अफ्रीका के स्वाटक्रांस में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। पैरेंथ्रोपस रोबस्टस का आंशिक कपाल और मेम्बिबल की खोज 1938 में दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया से 70 किमी दक्षिण पश्चिम में एक स्कूली छात्र ने की थी। ट्रांसवाल संग्रहालय के रॉबर्ट ब्रूम द्वारा इसे एक नई जीन्स और प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया था। साइट के लिए कम से कम 1/40 मिलियन वर्ष की तारीख प्राप्त की गई है। पैरेंथ्रोपस बोइसी की खोज मैरी लीकी ने जुलाई 1959 में तंजानिया के ओल्डुवाई गॉर्ज स्थल पर की थी। मैरी अकेले काम कर रही थी क्योंकि लुई शिविर में बीमार था। वह शिविर में वापस चली गई और समाचार मिलने पर लुई ने उल्लेखनीय सुधार किया। अपने नोट्स में लुई ने पहला नाम टिटानो होमो मिराबिलिस दर्ज किया, जो घनिष्ठ मानवीय आत्मीयता की प्रारंभिक छाप को दर्शाता है। लुई और मैरी इसे डियर बॉय कहने लगे। 7 अगस्त को पुनर्प्राप्ति रोक दी गई थी। डियर बॉय ओल्डोवन औजारों और जानवरों की हड्डियों के संदर्भ में था। जीवाश्म 15 अगस्त 1929 को नेचर में प्रकाशित हुआ था, लेकिन मुद्रकों की हड़ताल के कारण यह अंक सितंबर तक जारी नहीं किया गया था। इसमें लुई ने ब्रूम के ऑस्ट्रेलोपिथेसिनाई परिवार में जीवाश्म को रखा, जिससे इसके लिए एक नया जीन्स जिंजंथ्रोपस प्रजाति बोइसी बनाया गया। जिंज पूर्वी अफ्रीका के तट के लिए एक प्राचीन अरबी शब्द है और बोइसी लीकीज के मानवशास्त्रीय हितैषी चार्ल्स बोइस को संदर्भित करता है। लुई ने अपना वर्गीकरण ऑस्ट्रेलोपिथेक्स से 20 भिन्नताओं पर आधारित किया। ब्रूम की 1951 में मृत्यु हो गई थी, लेकिन डार्ट अभी भी जीवित था। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से जिंज दिखाए जाने पर लुई की ओर से खुशी से रोया था, जिसे लुई और मैरी एक टिन बाद में एक बॉक्स में ले गए थे। लुईस ने ब्रूम के पैरेंथ्रोपस जीन्स पर विचार किया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि जिंज होमोपैथ्रिक स्टॉक में था, लेकिन पैरेंथ्रोपस नहीं था। वह जिंज के कुत्तों के बड़े आकार पर बहुत अधिक निर्भर था।
नाम की लड़ाई कई वर्षों तक चलती रही और लुईस और लेग्रोस क्लार्क के बीच दरार पैदा हो गई, जिन्होंने पैरेंथ्रोपस दृष्टिकोण अपनाया। दूसरी ओर इसने लीकीज और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के मेलविले बेल ग्रोसवेनर को एक साथ ला दिया। लीकीज अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां बन गए और तब से उन्हें धन खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई। जिंज प्रश्न अंततः ऑस्ट्रेलोपिथेक्स पैरेंथ्रोपस प्रश्न का हिस्सा बन गया, जो केवल मजबूत ऑस्ट्रेलोपिथेसीन पर लागू होता है।